नमस्कार, न्यूज़ सर्किल में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्रा। आज हम आपको ऐसी शख्सियत से मुलाकात करवाएंगे जो राज्य महिला आयोग की सदस्य हैं और जो महिलाओं की आवाज़ को पुरजोर तरीके से चाहे हर मंच पे वो उठाती रही हैं। हमारे साथ मीनाक्षी भराला जी हैं। मीनाक्षी जी, न्यूज़ सर्किल में आपका बहुत बहुत स्वागत। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मीनाक्षी जी, बड़ी लंबी यात्रा रही है आपकी। आप संगठन में भी रही हैं जी, अब आप राज्य महिला आयोग की सदस्य हैं जी। दोनों रोल निभा पाना कितना मुश्किल है और कितना आसान है? नहीं, मैं आपको अपना स्टार्टिंग फेज बताती हूँ। सबसे पहले मैंने जिला पंचायत का इलेक्शन लड़ा 2010 में। 2010 में मैं पहली बार जिला पंचायत की मेंबर बनी। मैंने इलेक्शन लड़ा पुरुषों के बीच में। मैं इसलिए बताना चाहूँगी हमेशा कि कहा जाता है नहीं महिलाएं कहीं ना कहीं पुरुषों से कम है, तो फिर जब मैं अकेली भाजपा की सदस्य हुआ करती थी तो भारतीय जनता पार्टी से पूरे मेरठ जिले में एक ही मैं सदस्य थी भारतीय जनता पार्टी की। उसके बाद 2015 में फिर इलेक्शन मैंने लड़ा। उसके बाद मैं फिर जीती और लगातार मैं 10 साल जनता की सेवा करती रही जिला पंचायत सदस्य के रूप में। और एक ये भी रिकॉर्ड रहा कि जितना जिला पंचायत मेंबर होके मैंने अपने वार्ड में काम कराया उतना आज तक कोई अध्यक्ष भी नहीं कराते, क्योंकि मेरा फोकस बहुत ज़्यादा था। पॉलिटिकल साइंस से PhD, दूसरा महिला होके पहली बार ऐसा हुआ कि सदन में कोई महिला जाकर बैठती थी और सवाल पूछती थी। नहीं तो बाकी तो महिला जितनी भी सदस्य थी उनके पुरुष ही आया करते थे, सदस्य पति आया करते थे। आप यकीन नहीं मानेंगे, सिग्नेचर भी ले लेते थे वो लोग। मैं इसका भी अपोज करती थी। उसके बाद 1-2 मीटिंग में जब अपोज किया तो कुछ महिलाओं ने, पुरुषों ने अपनी पत्नियों को लाना शुरू किया। अब वो आकर बैठती तो थी मेरी बगल में, पर कहती थी बोलेंगे नहीं, अपनी पर्चियां खिसकाती थी। मैडम आप ही बोलिएगा जो बोलना है। उस पर हमने उनको धीरे धीरे निकालना शुरू किया। ऐसा भी समय आया कि उन्हें इतना नहीं पता कि क्षेत्र में उनके कौन कौन से गांव हैं। तो बड़ी मेरे को लगता था कि महिलाओं को इसीलिए पंचायत राज में बड़ी समस्या है कि महिलाओं के पुरुष ही राजनीति करते हैं, स्टैंप और सिग्नेचर भी वही करते थे। चलिए ठीक, एक सवाल और आपसे बनता भी है। पहले गली गली जाकर आप महिलाओं की समस्याएं सुनती थीं, अब आप कुर्सी पर बैठ के महिलाओं की समस्या का निस्तारण करती हैं राज्य महिला आयोग की सदस्य के तौर पर। क्या अंतर आता है और कौन कौन से मामले हैं जो आपको आए दिन फेस करने पड़ते हैं, और महिलाओं को लेकर ऐसे कौन से अपराध हैं जो आपको रोज़ फेस करने पड़ते हैं और जिनको आप रोज़ निपटाती हैं? सबसे ज़्यादा तो ये सोशल मीडिया से संबंधित अपराध महिलाओं के साथ ज़्यादा चल रहे हैं। ये फोटो वीडियो मॉक कर लेना और सारी चीज़ें फर्जी चल रही हैं। दूसरा, कुछ एक संस्कारों की कमी मैं कहूँगी लड़कों में भी है और लड़कियों में भी है कहीं ना कहीं, क्योंकि सबसे ज़्यादा डाइवोर्स केस इस समय मैं फेस कर रही हूँ रोज़। एक लड़के ने 4 शादी की हुई हैं, एक लड़की ने 4 जगह इन्वॉल्वमेंट किया हुआ है। उसके बाद उनके आपस में डाइवोर्स चल रहे हैं। और इन सब में जो सबसे बड़ी समस्या मैं फेस करती हूँ वो बच्चा, जो उस झगड़े में पिसता है। और मेरे को जो समझ में अब आ रहा है कि आने वाली जनरेशन में एक अलग से बच्चों, एक एटमॉस्फेयर होगा हम जैसे, जब वो बड़े होंगे उन बच्चों ने, किसी ने माँ का प्यार नहीं मिला होगा तो किसी ने फादर का नहीं देखा होगा। मतलब आप ये एक गंभीर संकट की तरह आप जा रहे हैं। हाँ, कि आप आइसोलेशन फैमिली हो जाएगी। हाँ जी, बच्चे के साथ एक ही रहेगा, या तो माता रहेगी या पिता रहेगा। अभी तो यही देखा जा रहा है, लेकिन मुझे फिर उस बच्चे की चिंता है कि वो बच्चा इतना अभी से डिप्रेशन में है, तो वो क्या तो पढ़ेगा, क्या तो रोटी कमाएगा, क्या तो अपनी दूसरी फैमिली बसाएगा। उसने इतना टूटता हुआ अपना घर देखा है कि वो अपना घर बसाने से भी डरेगा। अच्छा, दूसरा मीनाक्षी जी, आपसे एक चीज़ और समझना चाहेंगे। जैसे मेरठ में मुस्कान का मामला काफ़ी चर्चा में रहा, पूरे देश दुनिया में, आप कहें टीवी या सोशल मीडिया पे काफ़ी सुर्खियाँ रहीं। इस घटना को एज ए महिला आयोग की सदस्य होने के नाते आप कैसे देखती हैं, कैसे ऑब्जर्व करती हैं कि सोसाइटी कहाँ जा रही है, और जो आपके पास मामले आते हैं उनको लेके आप कैसा एक कैनवास बनाती हैं समाज का, जिनको आप ये समझना चाहते हैं? एक तो देखिए, मैं कहना चाहूँगी जो सोशल मीडिया ने, एक महिला ने गलत किया और सब महिलाओं पे उंगली उठानी शुरू कर दी, मैं उसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। उस महिला ने पर्टिकुलरली गलत किया, उस महिला ने वो नशे में किया, वो हो सकता है वो विकृत मानसिकता की महिला थी, लेकिन सब महिलाएं ऐसी नहीं हैं, तो सबको ऐसा ना आंका जाए, पहली बात, क्योंकि वो बहुत मीम्स लड़कियों पे इस समय बनाई जा रही हैं। दूसरी चीज़, उन्होंने, आपने देखे होंगे, मैंने भी जितनी उनकी फ़ोटो वीडियो और जो सारी चीज़ें देखी, उसके वो लोग नशे में है ऑल टाइम,
उसके बाद भी और उससे कुछ पहले की भी मैंने जो देखी है। वो लड़का बहुत अच्छा परिवार का खानदानी लड़का भी था, प्लस उसकी एक 4 साल की बेटी थी। मेरे इस आंखों में आंसू आए जब मैंने देखा वो 2 दिन पहले अपनी बेटी के लिए ड्रेस खरीदने के लिए मॉल में गया था, वो वीडियो आई, उसमें मुस्कान साथ नहीं थी उसके। तो बड़ी मेरे को सोच आई कि वो अपने बेटी के लिए इतना सोच रहे हैं। दूसरा, उसकी बेटी ने कितने लंबे टाइम कहा पापड़ ड्रम में, पापड़ ड्रम में, किसी ने सुना ही नहीं। क्योंकि आप सोचिए उस महिला ने कितना गलत किया कि अपनी बच्ची के सामने किया वो सब कुछ। बच्ची ने सब देखा। मनोदशा उस बच्ची की, वो तो ज़्यादा छोटी थी, तो बड़े होने तक उसको क्या ही सब चीज़ें होंगी। दूसरा एक सवाल और मीनाक्षी जी आपसे पूछना चाहेंगे, आप क्योंकि संगठन में रही और काफ़ी समय वक्त आपने संगठन में गुजारा है, सरकार में जब आते हैं तो काफ़ी सारी जिम्मेदारियां हो जाती हैं। संगठन में जो रहते हैं तो आप आवाज़ उठा सकते हैं, विरोध भी कर सकते हैं किन्हीं मुद्दों पे, लेकिन जब आप सरकार में आते हैं तो काफ़ी जिम्मेदारी हो जाती है आपके ऊपर और सॉल्यूशन, आपको चीज़ों का सॉल्यूशन देना पड़ता है। तो मीनाक्षी बराला जो हैं वो कहाँ पे अपने आप को कंफर्ट फील करती थी, संगठन में कि सरकार में? जब हम सरकार में थे तो हम चीज़ों के लिए अधिकारियों से रिक्वेस्ट करते थे कि अब हमारे संगठन के किसी भी व्यक्ति का कोई मामला होता तो हम उनसे रिक्वेस्ट करने जाते थे। आज सरकार में आने के बाद सबसे बड़ा फ़ायदा है कि मुझे अब रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ती। अब हम यहाँ से बोलते हैं उनको और हमारे जितने भी संगठन के कार्यकर्ता हैं उनका काम होता है। तो सबसे अच्छी चीज़ तो मेरे को सरकार में आके ये लगी कि आज मैं अपने कार्यकर्ता के काम करा पाती हूँ। और एक बड़ी रूमर की नहीं सुनते अधिकारी, नहीं सुनते, हम भी बचाते थे पहले, हम ऐसे ही कहेंगे संगठन में तब थे। अब जब मैं सरकार में आई तो मैं देख रही हूँ कि कोई अधिकारी ऐसा नहीं है, वो मेरठ छोड़िए पूरे उत्तर प्रदेश में, जो ना सुनता हो। अगर हम उनको कुछ बोलते हैं, अगर आपकी बात सही है, वो सुनते भी हैं, कार्रवाई भी होती है और चीज़ें बहुत अच्छी चल रही हैं। ऐसा हमारी सरकार इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहें या योगी जी की सरकार कहूँ, बहुत अच्छी चल रही है, बहुत अच्छे सारे काम चल रहे हैं। अच्छा, दूसरा एक बात और आपसे जानना समझना चाहेंगे, बीते दिनों आपने कस्तूरबा गांधी विद्यालय का निरीक्षण भी किया था जहाँ पे एक मामला हो गया था कि बच्चियाँ गायब हो गई थी, हालांकि वो आ गई हैं। मीनाक्षी जी ने जब उस कस्तूरबा गांधी विद्यालय की व्यवस्थाएं देखी तो आपने व्यवस्था पर काफ़ी सवाल खड़े किए थे और आपने कहा था कि इन चीज़ों को जितनी जल्दी सुधार लीजिए। क्या था मामला, जरा वो बताइएगा विस्तार से। पहले मैं आपको बताऊं, राज्य महिला आयोग द्वारा सभी जिलों में कस्तूरबा विद्यालयों में सभी सदस्यों को भेजा जाता है। हम इसी में नहीं, हम बाकी जिलों में भी सारे कस्तूरबा विद्यालयों में जाते हैं। कस्तूरबा विद्यालय सरकार द्वारा इसलिए बनाए गए थे कि जो गरीब घर की लड़कियां हैं उनको पढ़ने का एक और रेजिडेंशियल रह करके वहीं पढ़ाई करने का एक मौका मिले। अब उसमें हो ये क्या कि चीज़ें सरकार ने बहुत अच्छे के लिए किया, लेकिन नीचे अधिकारियों ने कुछ एक चीज़ें उसमें जो होनी चाहिए थी वो नहीं थी। वो व्यवस्था देखने के लिए सबसे बड़ी बात, मैं सरूरपुर के कस्तूरबा में गई, मैं वहीं से मैंने बीएससी को भी फ़ोन किया और मैंने बताया कि यहाँ पे ये चीज़ें ठीक नहीं है, इनको ठीक कर लीजिए। जैसे कि वहाँ पे दीवार का टूटे होना, जहाँ 100 लड़कियाँ वो भी माइनर रहती हों, वहाँ पे भी अगर दीवार टूटी हुई है तो फिर दीवार बनेगी कहाँ जी? सरकार कहाँ दीवार बनाए? फिर कहाँ ये प्रशासन क्यों सोया हुआ था? मैंने बताया। दूसरा, वहाँ पे खाने की व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं होती है। मैं बिल्कुल क्लियर कहूँगी, मैंने बहुत इसके लिए आवाज़ उठाई है कि वहाँ खाने की व्यवस्था बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि वो लड़कियाँ आगे आने वाली जनरेशन को पैदा करने वाली लड़कियाँ हैं। तो अगर उन लड़कियों को अच्छा खाना नहीं मिलेगा तो वो कहाँ से नई जनरेशन पैदा करेंगी, बताइए आप। तो उसके लिए मैंने कई बार, जैसे आज भी, अब मेरा अगला जो चल रहा है काम चल रहा है कि अभी भी कस्तूरबाज में घी की व्यवस्था नहीं है लड़कियों के लिए। मैं एक दिन भी शायद सूखी रोटी नहीं खा सकती, तो क्या वहाँ रहने वाली लड़कियों को घी खाने का अधिकार नहीं है? है बिल्कुल। तो उसके लिए मैंने बीएसए से छोड़ी, मुख्यमंत्री जी को भी चिट्ठी लिखी और अब जो टेंडरिंग नया इनका होगा तो उसमें शायद घी की व्यवस्था भी उन लड़कियों के लिए कर। बड़ा मुद्दा है ये कि आप सरकार में होते हुए सरकार के सिस्टम पे सवाल उठा रही हैं और इतने दिनों तक ये चीजें छिपी रहीं। मैंने सिस्टम पे सरकार के सवाल नहीं उठाया, मैंने अधिकारियों ने जो वहाँ गड़बड़ की हुई थी उस पर सवाल उठाया। एक्चुअली एक मिसकम्युनिकेशन है, जो अधिकारी ऊपर तक नहीं पहुंचाते हैं, जिसके कारण नीचे की व्यवस्था ठीक नहीं होती। एक सवाल आपने और उठाया था कि बच्चियां पढ़ नहीं पाती हैं, जबकि कस्तूरबा गांधी में बच्चियां पढ़ने के लिए ही गई हैं। वो एक्चुअली इन्होंने ना एक उस पे संविदा पे शायद वो टीचरें रखी हुई हैं, जो भी जिस प्रक्रिया से, और वो पुराने 15 साल पुरानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने से पहले की ही टीचरें हैं। वो कुछ नई टीचरें नहीं, अभी चेंज नहीं हुई है एक भी। वो टीचर्स ही उस मेंटालिटी की हैं कि उनको पढ़ाना नहीं है। जैसे कि स्कूल में बच्चे हैं नहीं, उर्दू टीचर हैं,
बच्चे चाहे है नहीं मुस्लिम, फिर भी वहाँ उर्दू टीचर, उर्दू की प्रेयर हो रही है, तो उन चीज़ों पे अब बहुत सारा काम और बहुत जल्दी जल्दी चल रहा है। बदलाव देखने को मिलेगा। बिल्कुल, मीनाक्षी जी ने बिल्कुल, बहुत भ्रमण जल्दी। किया तो बदलाव देखने को मिलेगा। हाँ जी, हाँ जी। हॉस्पिटल को, जो हॉस्पिटल्स हैं, सरकारी अस्पताल हैं, उनकी व्यवस्थाएं काफ़ी लचर हैं, दुरुस्त की जानी चाहिए। इनके ऊपर भी काफ़ी सवाल उठते रहे। मीनाक्षी जी जब संगठन में थी तो बहुत सवाल उठाती थी, अब मीनाक्षी जी सरकार में हैं, तो जनता ये जानना चाहती है, हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि मीनाक्षी जी अब क्या करेंगी। बिल्कुल आपने सही कहा, मैं बहुत सवाल उठाती थी, मैं पहले भी बहुत भ्रमण किया करती थी, लेकिन आज मैं सवाल ना उठा के वहाँ पे जितने अधिकारी हैं सबको वहीं बुला के, चाहे मुझे 6 घंटा लगे या 8, जब तक व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं होती वहाँ से हम चिट्ठी नहीं बनाते, सरकार को, शासन को नहीं भेजते और उसका फॉलोअप लेते रहते हैं लगातार कि वहाँ उस पर हुआ काम, ये नहीं हुआ। समस्या क्या है, व्यवस्थाएं सरकार द्वारा सारी उपलब्ध कराई गई हैं, नीचे एक, मैंने क्या कहा अभी, एक मिसकम्युनिकेशन, एक गैप है कि ऊपर की और नीचे की, ये बीच की जो 2 कड़ी हैं, ये कड़ी ऐसी है जो आपस में मिल नहीं पा रही है कहीं ना कहीं, और जिसके कारण ऊपर की कही हुई बात नीचे इंप्लीमेंट होने तक कहीं ना कहीं बीच में छूट जा रही है। मीनाक्षी जी विपक्षी दल सवाल तो यही उठाते हैं कि आपकी डबल इंजन की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार है, जितने भी इंजन कम है, मतलब इंजन आपके यहाँ ज्यादा हैं और ट्रेन की बोगियां कम है। नहीं, एक्चुअली मैंने फिर सरकार को नहीं, जहाँ बीच में अधिकारी लैक कर रहे हैं चीजों को, मैंने उन्हीं को बोला जो अधिकारी करेंगे बिल्कुल जल्द से जल्द। अच्छा, तीसरा एक सवाल जरा सियासत से आपसे भी पूछा जाना चाहिए। महिलाओं के मुद्दे आप उठाती हैं, बीजेपी ने 33% आरक्षण की बात करी है, तो आप आने वाले दिनों में क्या देखना चाहते हैं, क्या तस्वीर बदलेगी भारतीय सियासत की कि सदन के अंदर 33% महिलाएं बैठेंगी? हाँ बिल्कुल, हम लोग तो प्रयासरत हैं और हमारी सरकार भी प्रयासरत है कि इस बार 33% महिलाएं आनी चाहिए। अच्छा, दूसरा एक सवाल और भी है, जब आप महिला आयोग की सदस्य हैं, जब आप जन सुनवाई करती हैं, तो महिलाओं के ऐसे कौन से ज़्यादा मुद्दे हैं जो महिलाएं आपसे फैमिलियर होकर आपको बता पाती हैं और आप उनका तुरंत निस्तारण करती हैं? कौन से सबसे ज़्यादा मुद्दे आते हैं जिनको आप सबसे ज़्यादा फेस करते हैं रोज़ाना? मैंने आपको जैसे कहा, सोशल मीडिया से रिलेटेड ज़्यादा आते हैं, वो फ़ोटो वीडियो मॉक करने वाले एक तो बहुत ज़्यादा हैं, दूसरा आजकल तलाक के मुद्दे बहुत ज़्यादा है, तीसरा ज़मीनों पे लेके कब्जे, जो महिलाओं पे ज़मीनों को लेकर जैसे पुरुष ने कब्जा किया हुआ है तो महिलाएं आती हैं दौड़ी दौड़ी रोते रोते कि जी ये कब्जा है, इसको आप हटवाइए। उससे संबंधित अधिकारी वहीं हमारी जनसुनवाई में होते हैं और आपको यकीन नहीं आएगा कि मेरी जनसुनवाई सबसे ज़्यादा लंबी इसलिए चलती है क्योंकि मैं तब तक एक केस को नहीं छोड़ती तब तक संबंधित अधिकारी को या तो फ़ोन पे वो काम को ना कर दे या तो उसको मैं बुला ना लूँ, जिससे कि मैं पीछे के लिए काम नहीं छोड़ के आती। मीनाक्षी भराड़ा जी ये कहती हैं कि महिलाओं की जो यात्रा होती है वो रोटी बनाने से लेकर रोटी कमाने तक और आखिरी में रोटी खिलाने तक। तो मीनाक्षी जी की जो यात्रा है, सुबह से ज़रा मीनाक्षी जी बताएंगी कि परिवार को कितना समय मीनाक्षी जी निकाल पाती हैं। जब आप पब्लिक डोमेन में आ जाते हैं तो स्वाभाविक तौर पे समय परिवार के लिए कम निकल पाता है, क्षमा कीजिएगा। तो मीनाक्षी जी ज़रा बताएंगी हमें कि मीनाक्षी जी परिवार के लिए कितना समय निकाल पाती हैं अभी? मैं पूरी कोशिश करती हूँ अपना राजनीति को भी 100% देने की और अपने परिवार को भी 100% देने की, लेकिन कहीं ना कहीं आप सही कह रहे हो, कभी कभी बैठ के मुझे भी लगता है कि कहीं थोड़ा कम दिया है परिवार में, लेकिन मैं उसकी पूर्ति कर देती हूँ। मैं जब भी लेट भी कभी पहुँचूंगी तो पहले बच्चों के साथ 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा बैठूंगी, कोशिश रहती है डिनर साथ करें, उसके बाद सुबह भी मेरी कोशिश रहती है ब्रेकफास्ट साथ करें, उसके बाद ही निकलूँ। तो कभी कभी का तो मैं कहती नहीं, वैसे मेरी कोशिश रहती है मैं अपने बच्चों को 100% दूँ, और कभी आप मेरे बच्चों से मिलेंगे तो आपको लगेगा कि मैंने उनको दिया है 100%। तो रोटी कमाने से लेके रोटी बनाने तक महिलाओं की यात्रा जरा आप बताइएगा। बड़ा गंभीर विषय आपने छेड़ा भी था उस समय। महिलाओं की यात्रा जो आप देखती हैं, यूपी की महिलाएं, जो ग्रामीण परिवेश की महिलाएं हैं या शहरी परिवेश की महिलाएं हैं, जब वो सुबह रोटी बनाने से लेके रोटी कमाने तक की यात्रा तय करती हैं, तो महिलाओं का जो चित्र आप खींचती होंगी वो कितना मुश्किल भरा है? सबसे ज़्यादा मुश्किल भरा महिलाओं का चित्र रोटी कमाने और उसके साथ उनकी मेंटल स्थिति आप देखिए। आप एक तो आज के टाइम में कोई महिला बहुत स्वस्थ नहीं है जी। उसके बावजूद वो पूरा टाइम परिवार के साथ खड़े रहना, बच्चों को भेजना, पति को भेजना। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पुरुष की मेंटालिटी आज भी वही है कि भले वो बाहर भी कमाने जाती है, बेड पे चाय चाहिए, बेड पे पानी चाहिए, टेबल पे खाना लगा हुआ चाहिए, वो अपनी मेंटालिटी बदलने को तैयार नहीं है और महिला उस सब को करते हुए बाहर निकलती है। मैं एक महिला को आपको बताऊंगी, जब 3 बजे स्कूल से लौट कर आती है तो अपना बैग फेंक के 1 कप चाय तो ज़रूर बैठ के पीती है तसल्ली से, बाकी उसके बाद वो रात के 11 बजे तक खड़ी रहती है, क्योंकि उसको फिर मशीन भी लगानी है, उसको फिर अपने बच्चों की स्कूल ड्रेस तैयार करनी है, बच्चे ट्यूशन छोड़
के आने हैं, फिर लेकर आने हैं, और पति को फिर आके ये कहना होता है ऐसा भी क्या कर दिया तुमने कि आते ही तुमने हमें कमर दर्द गिनाना शुरू कर दिया। तो ये दिनचर्या है कमाने वाली महिलाओं की, बाहर काम करने एक तो जो वाली बताया ये तरीका होगा। महिलाओं के लिए सियासत का रास्ता कितना कठिन है या कितना आसान है? हाँ, महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा क्योंकि कठिन आपने अगर रास्ता है तो बड़ा यही नज़दीकी से है। फेस किया, इस वजह से हम आपसे पूछना चाह रहे हैं। मेरे तो देखिए, मेरे ससुराल का परिवार और मेरे हस्बैंड, मेरे पतिदेव, इन लोगों का बहुत बड़ा सपोर्ट है कि आज मैं यहाँ खड़ी हूँ। अगर ये लोग मेरे साथ नहीं होते तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं है कि उनका ससुराल पक्ष, इतना बड़ा परिवार उनका साथ दे या उनके हस्बैंड साथ दे। उन महिलाओं के लिए थोड़ी मुश्किलें ज़रूर हैं, उनके घर में झगड़े भी होते हैं। बस मेरे साथ एक लकीली ये सबसे बड़ी चीज़ है कि मेरे हस्बैंड कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ खड़े हैं और वो मुझे हर कदम पे गाइड करते हैं कि आप इस काम को ऐसे करिए, इसको ऐसे करिए। तो वो मेरे को गॉड की ब्लेसिंग। मीनाक्षी जी को जो जानने समझने वाले लोग हैं, यानी जो आपके समर्थक हैं, जो जिंदाबाद के नारे लगाते हैं आपको, वो कहते हैं मीनाक्षी जी लखनऊ तो पहुंच गई हैं, दिल्ली जाना चाहिए उन्हें। आप क्या सोचती हैं? नहीं, मुझे पहले अभी दोबारा लखनऊ जाना है और लखनऊ बैठना है। नहीं नहीं, मेरे समर्थकों को पता है कि उनको अभी वहीं जाना है और वहीं से मुझे मेरे उत्तर प्रदेश का बड़ी राजनीति का हिस्सा बनके और महिलाओं की उस स्तर पे आवाज़ उठानी है जो मुद्दे में आज यहाँ नहीं बोल पाई। कुछ मुद्दे इतने सेंसिटिव होते हैं, हम नहीं बोल सकते सामने ऐसे, उन मुद्दों पे मुझे काम करना है। आज भी कुछ ऐसे अछूते महिलाओं को लेके मुद्दे हैं जिन पे कभी कोई सोचता ही नहीं है। तो उन मुद्दों पे अगर मुझे काम करना है तो मुझे उत्तर प्रदेश में रहकर ही अपने आप को एक शक्ति बना करके काम करना पड़ेगा। जब मेरे पास शक्ति होगी तो मैं उन महिलाओं को शक्ति ट्रांसफ़र करने का एक आखिरी सवाल मीनाक्षी जी आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि क्या सोशल पर्सपेक्टिव में जब आप देखते हैं तो क्या सोशल पर्सपेक्टिव में आज भी महिलाओं को डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है? ऐसा है क्या? बिल्कुल, क्योंकि हम 21वीं सदी में हैं और 21वीं सदी में सरकार ये कहती है कि महिला और पुरुष बराबर हैं। आप एक पद पे हैं, तो क्या सोशल डिस्क्रिमिनेशन आज भी महिलाओं के साथ होता है? बिल्कुल है, वो अभी नहीं गया है। कहने में हम भी कह देते हैं कि नहीं हो, अब तो सब बराबर हो गया, सब 50-50, अभी कुछ 50-50 नहीं है। महिलाओं के बारे में पुरुषों की सोच आज भी थोड़ी सी संकुचित है, उनको खुल के नहीं सोचते उनके बारे में। वो कितना भी बड़े पद पे पहुंच जाए, कितना भी काम कर लें, लेकिन महिलाओं के बारे में एक सोच तो बनी हुई है कि वो सबसे पहले किचन संभालेगी, घर संभालेगी, चाहे बाहर नौकरी करने, उसकी अपनी मर्जी है, ना करना उसकी मर्जी है। मीनाक्षी जी, एक सवाल और, आपने जो सपना देखा था संगठन के तौर पे, आप सरकार में आई, हकीकत हो गया। अब मीनाक्षी जी कौन सा सपना देखती हैं जो हकीकत में तब्दील हो जाए? अभी मैंने बताया इशारे में कि मुझे भी दोबारा लखनऊ जाना है 2027 में, और लखनऊ जाकर के एक बड़ी राजनीति का हिस्सा बनना है। और यही सारे क्वेश्चन जो मुझे यहाँ उठाने पड़ते हैं, मुझे वहाँ असेंबली में जाके उठाने हैं। तो निश्चित तौर पर आज के लिए तो फिलहाल इतना ही। मीनाक्षी जी का साफ तौर पर यही कहना है कि मीनाक्षी जी लखनऊ जाएंगी और महिलाओं की आवाज़ को वो जिस मंच पे चाहेंगी उस मंच पे उठाएंगी जहाँ पे महिलाओं के लिए जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन है उसको ख़त्म किया जा सके। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर किसी नई शख्स के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।